गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोग एक नई क्लास शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम लोग कल की क्लास में जो है भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने कंपनी का शासन, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कंपनी का शासन, जो कि 1773 से लेकर के 1858 तक हुआ था। और दूसरा आपका है ताज का शासन, जो कि 1858 से 1947 तक था। तो इसमें जो है हमने कंपनी का शासन पूरा पढ़ लिया था। और इसमें जो है हमने यहाँ तक पॉइंट नंबर 6 तक सांप्रदायिक अवार्ड है ना 1932 तक, तो 1 से लेकर के 6 पॉइंट इसमें भी हम लोगों ने कवर कर लिए थे। अब आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। और यही जो है भारत शासन अधिनियम 1935 जो है हमारे संविधान की नींव बनता है, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या बातें लिखी जाती हैं और किस प्रकार से यह जो है भारत के संविधान में अपनी एक भूमिका अदा करता है। चलिए, तो जिन लोगों ने ये क्लास ना देखी हो वो कल वाली क्लास देख सकते हैं। इसका जो पहला पार्ट है संवैधानिक विकास, भारत का जो संवैधानिक विकास है उसकी जो पहली क्लास है वो देख सकता है। और आज सेकंड क्लास में हम लोग शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक। चलिए, इसमें देखिए जो पहला पॉइंट है कि 1930 से लेकर 1932 में लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित संस्तुतियों के फलस्वरूप इस अधिनियम का निर्माण किया गया, ठीक है। आप सबको पता है कि अभी कंपनी के शासन में बहुत सारे चार्टर एक्ट पारित किए गए, फिर जब ताज का शासन आया तो उसमें बहुत सारे अधिनियम पारित किए गए। तो इन सब में सुधार करते हुए एक फाइनल मतलब कह सकते हैं कि एक लास्ट भारत के संदर्भ में एक ऐसा अधिनियम पारित किया गया जिसमें बहुत सारी खामियों को दूर कर दिया गया, ठीक है। और वो निकल के आया भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में, ठीक। अब देखिए जो सेकंड बात लिखी है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये अपने आप के बारे में बताता है कि यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो इसने अपने आप को परिचित करवाया। अब इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या थी इसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, तो जो सबसे पहली बात है कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। इसने किसकी स्थापना की? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। अर्थात भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की 2 इकाइयां थीं, एक था ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरा था देसी रियासतें, ठीक है। चलिए, अब देखिए एक बात और यहीं पे हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा होगा 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, वहाँ पे हमने कहा था कि प्रांतों में द्वैध शासन। बहुत स्पष्ट रूप से एक बात क्लियर करिए कि जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया था, तब आपका जवाब का क्या होगा? 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। लेकिन जब आपसे यह पूछा जाएगा कि केंद्र में द्वैध शासन की बात, केंद्र में द्वैध शासन, तब आप क्या कहेंगे? भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था, ठीक। चलिए, तो देखिए सेकंड पॉइंट लिखा है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना अर्थात केंद्र व राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के अंतर्गत कर दिया गया। पहली सूची है संघीय सूची, जिसमें कितने विषय रखे गए? 59 विषय रखे गए। दूसरी बनाई गई राज्य सूची, मतलब 54 विषय। और तीसरी बनाई गई समवर्ती सूची, इसका और इसमें जो 36 विषय रखे गए तथा अवशिष्ट शक्तियां जो है वायसराय को दे दी गई। इसका क्या क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो कानून बनेगा या जो नियम कायदे बनेंगे वो हम 3 प्रकार से बनाएंगे। जो पहला बनाएंगे वो संघ सूची में बनाएंगे। अब संघ सूची का मतलब ये है कि देश की समस्याओं के जो 59 विषय हैं उन 59 विषय को केंद्र की सूची में रख दिया गया, ठीक है। जैसे आपका होगा रक्षा मंत्रालय। अब रक्षा का मतलब क्या? देश की सुरक्षा के लिए अगर कोई कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा? संघ सूची बनाएगा, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने 59 विषयों को एक टोकरी बनाई या सूची बनाई और कहा गया कि इस पर जो है संघ या जो हमारा केंद्र है वह इस पर कानून बनाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ 54 ऐसे विषय हैं जिसको उन्होंने फाइंड आउट किया और उसको किसको दे दिया? राज्य को दे दिया कि राज्य
का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने इन 54 विषयों पर अपने हिसाब से वो कानून बनाए। उसके बाद कुछ ऐसे भी विषय थे जो केंद्र और राज्य दोनों में कॉमन हो सकते हैं, या केंद्र उसको और अच्छे तरीके से लागू कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे विषय थे आपके 36, तो उसको जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब इसके अलावा भी अगर कुछ बच गया तो उसकी जो शक्तियां थी वो किसको दे दी गई? वायसराय साहब को दे दी गई। ठीक, तो इस प्रकार से जो है कि संघीय शासन की व्यवस्था की बात कही गई, किसमें? 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक, उसके बाद हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। इन्होंने अपना एक प्रारूप तो बना लिया कि हम इस प्रकार से काम करेंगे, लेकिन जो देशी रियासतें थी उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं। अब पॉइंट नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। अभी तक क्या था कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू था 1919 से लेकर के, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि यह जो था अब उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक, और पांचवी बात यह है कि इसके तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1935 में किसकी स्थापना होती है? आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 1937 में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। छठी इसकी विशेषता यह रही कि इसी के तहत संघीय लोक सेवा आयोगों के साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई। वर्तमान समय में संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त सेवा आयोग के बारे में कोई हमें बताएगा? हमारे भारत में देखो 3 प्रकार की सेवाएं हैं, मतलब सेवाएं तो 2 ही प्रकार की हैं, लेकिन इसको 3 पार्ट में कहा गया। पहला तो ये कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, आप सबको पता है कि भारत में अखिल भारतीय सेवा होगी एक, ठीक है, उसकी परीक्षा कौन करवाएगा? यूपीएससी करवाएगा। उसके बाद प्रांतीय सेवा मतलब स्टेट पीएससी, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, तो वह प्रत्येक राज्य में लागू होगा। लेकिन एक और है संयुक्त, ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग, वो कहाँ पे है? अगर किसी को पता हो बताए, बताइए भाई, संयुक्त लोक सेवा आयोग कहाँ पे है? वह है आपका चंडीगढ़, हरियाणा और किसके लिए? पंजाब के लिए। ठीक है, ये जो है लोक सेवा आयोग ये तीनों राज्यों के लिए कंडक्ट करवाता है पेपर, ठीक है ना, इसको जानते रहिएगा। चलिए, तो इस प्रकार से उन्होंने जो है इन तीनों आयोगों की स्थापना की। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि वर्मा जो प्रेजेंट टाइम में म्यांमार देश हमारा है, वो जो 1937 में भारत से अलग कर दिया गया, वह भी हमारे भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। कब? 1937 में। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी, और वो 6 प्रांत कौन कौन से थे? असम थे, बंगाल थे, बिहार था, मुंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत। ये क्या है? संयुक्त प्रांत मतलब अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उस समय क्या नाम था इसका? संयुक्त प्रांत था, क्योंकि इसमें कई सारे राज्य एक साथ मिले हुए थे। आज इनका डिवीजन हुआ है, लेकिन कल जो है ये संयुक्त प्रांत के नाम से ही था। और पॉइंट नंबर 9 कह रहा है कि इसने दलितों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन का विस्तार किया। ठीक है, अब देखिए जो पॉइंट नंबर 10 है वो कितना इंपॉर्टेंट है कि इसने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 11 कि राज्यपाल का कार्यकाल एवं न्यायपालिका भी इसकी विशेषता है। राज्यपाल का कार्यकाल इसी के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया और न्यायपालिका भी इसी के दौरान जो है इंट्रोड्यूस की गई, है ना। पॉइंट नंबर 12, 1935 का भारत शासन अधिनियम 1936 में लागू हुआ और इसके प्रावधानों के आधार पर 1937 में चुनाव हुए। पॉइंट नंबर 13 कह रहा है कि जिसमें अब जब चुनाव हुआ 1937 में, तो जिसमें कांग्रेस को 5 स्थानों पर पूर्ण बहुमत मिला। असम तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी। पंजाब में एक पार्टी थी, उसका नाम था यूनियनिस्ट, ठीक है, पार्टी, और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और सिंध में मुस्लिम लीग बनी। ठीक है, तो ये जो इसकी खासियत थी 1935 की, भारत शासन अधिनियम 1935। तो यहाँ से आपको देखिए
कई सारी बातें जानने को मिली हैं। जो सबसे पहली बात है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू करने की बात कब आती है? भारत शासन अधिनियम 1935 में आती है। लेकिन जब प्रांतों की बात होगी तब हम क्या कहेंगे? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसी भारत शासन अधिनियम के दौरान अखिल भारतीय संघ, ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना मानी जाती है। ठीक, तीसरी बात यह कही जाती है कि इसी के दौरान 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना हो जाती है। चौथी बात ये कहा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, इन तीनों की स्थापना इसी के दौरान की जाती है। और जो हमारा देश, जो अभी हमारा मतलब पार्ट नहीं है, म्यांमार, उसको जो है इन लोगों ने 1937 में भारत से अलग कर दिया था। और एक बात और कि इसने जो है मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मतदान करने का अधिकार दिया गया। और इसके बाद जो आपका राज्यपाल का कार्यकाल और न्यायपालिका, इसकी एक और विशेषता रही है। और 35 का जो अधिनियम है वो 36 में लागू हुआ और 37 में चुनाव हुए। तो जब चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस जो है 5 राज्यों में क्या कहते हैं, 5 जगहों से जो है वह पूर्ण बहुमत में आती है और कुछ जगहों पे उसकी जो मिलीजुली सरकार बनती है और कुछ राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार बनती है। तो इस प्रकार से आपका जो ये अधिनियम था 1935, ये बात हो जाती है। ठीक है, अब चले आगे। अब हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन 1942। ये क्या था भाई? क्रिप्स मिशन 1942। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि क्रिप्स मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो अब जो है इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने यह चाहा कि अगर भारतीय सैनिक भी हमारे साथ आ जाएं तो हम जो है द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी साइड से वो लड़ाई करें। तो इसी के प्रस्ताव को लेकर के एक साहब है, उनका नाम है क्रिप्स, उनको जो है भारत जो है भेजा गया। और इसी को सेकंड पॉइंट में लिखा गया कि चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन एकल प्रतिनिधि, मतलब एक ही भाई साहब अकेले आए थे, इन्हें क्योंकि कोई टीम नहीं आई थी, अकेले आए थे, भारत पहुंचते हैं। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं रहीं उसको हम लोग जान लेते हैं। देखो इनका जो पहला वो था, अब ये जब आते हैं भारत में तो वो कुछ प्रलोभन लेकर के आते हैं कि ऐसा है कि आप लोग जो हमारे साथ युद्ध लड़ लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में, और उसके बाद जैसे ही युद्ध समाप्त होगा वैसे ही जो है हम भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन आज़ाद नहीं कर देंगे, इसको हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। ठीक है, डोमिनियन का मतलब क्या कि वो हमारी छत्र छाया में आप अपने हिसाब से काम करिए, लेकिन आपको संपूर्ण प्रभुता नहीं देंगे। बात को समझिएगा। इसी पे लोग खफा हो गए इंडिया में कि हम अगर हम आज़ाद होंगे तो हम पूरी तरीके से आज़ाद होंगे कि हम अपने देश में अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हों, इसके लिए फिर आपसे हमें बार बार पूछना ना पड़े। बात समझ रहे हैं? तो ये बात होती है। तो आओ देखते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं इसकी रही हैं। तो जो सबसे पहली बात लिखी है वो यही है कि क्रिप्स ने घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है कि जितनी जल्दी संभव हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना, अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट दे दिया जाएगा। ठीक, दूसरी बात ये कि युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश, देखो कह रहा ना कि पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा और उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का भी अधिकार होगा। कह रहा है कि उपनिवेश हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, कि आप तो आज़ाद हैं, ठीक है, लेकिन आप हमारे अंडर में काम करिए, है ना, लेकिन आप हमारे अंडर में काम करेंगे, ये बात कही जा रही थी। इसके बाद देखते हैं आगे हम लोग। चलो इसके बाद पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए कुछ प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब देखिए वो भाई साहब प्रलोभन लेकर के आ रहे हैं कि ठीक है आपको हम आज़ाद करने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं, मगर हमारे तरीके से, जिस प्रकार से हम चाहेंगे उस प्रकार से आपको आज़ाद करेंगे। तो इसमें जो उन्होंने कहा कि जब हमारा विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग कुछ लोग आएंगे और आपके जो कुछ देशी रियासतें हैं उन दोनों लोग बैठ करके अपनी एक संविधान सभा
सभा का गठन कर लेंगे और उसके बाद जो है आपको हम आज़ाद कर देंगे। ठीक है, ये बात लेकर के आए। तो देखो चौथी बात आपकी ये है कि संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर ही लागू कर सकती थी। इनकी कुछ शर्तें भी थी, जैसा कि हमने अभी आपको ऊपर बताया कि वो अपने तरीके से देश को आज़ाद करना चाह रहे थे। उनका ये मानना था कि आपको आज़ादी तो हम दे देंगे, लेकिन आप पर हमारा एक नियंत्रण बना रहेगा। ठीक है, ताकि भविष्य में अगर कभी आपकी स्थिति दोबारा कमज़ोर हो तो फिर से हम आप पे क्या कर लें, आधिपत्य जमा लें। और इसी बात को जान करके भारतीय जो थे उन्होंने कहा हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हमको चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना, जिसमें हम अपनी बात रखने के लिए, अपने फैसले लेने के लिए पूर्णतः आज़ाद हों। इसीलिए देखो जब आप अपना वो पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, तो उसमें देखो एक शब्द है कि संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या होता है कि हम अपने फैसले या अपने देश के फैसले लेने के लिए आज़ाद हैं। इसके लिए हमें किसी से पूछना नहीं है कि हम बताओ कि हम पाकिस्तान पे हमला करें कि ना करें, इसके लिए हम जाके वहाँ पूछें, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मर्जी है, अगर हमें कोई परेशान करेगा तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसके लिए हम आज़ाद हैं। तो भारत को पूर्ण आज़ादी चाहिए थी कि हमें भविष्य में कभी अगर कोई फैसला लेना पड़े तो इसके लिए हमें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। ठीक, चलिए अब देखो इनकी क्या क्या शर्तें थी, इसको जान लेते हैं। पहला तो ये था कि जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे वे अस्वीकार कर पूर्ववत स्थिति में बने रहेंगे। अब देखिए, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये तोड़ने की बात कह रहे हैं कि जो भी, अब देखो उस समय की स्थिति क्या थी। उस समय मान लो हमारा भारत, चलो मान लेते हैं उस समय हमारा जो भारत था वो इस प्रकार से था कि वहाँ पे देखो इस तरह की भौगोलिक स्थितियाँ थी। ये देखो हमारा जो भारत है, ठीक है, अब यहाँ पे जो छोटी छोटी रियासतें थी, बहुत छोटे रियासतें थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या समझा कि हम ये चाहते हैं कि जिसको भारत, मतलब हम ये चाहते हैं कि एक संपूर्ण भारत हमारा बने, लेकिन अगर कोई रियासत इसमें नहीं आना चाहता है तो वो अपने आप को अलग कर ले। तो आज जो आप भारत का मैप इस प्रकार से देख रहे हैं, इतना इतना लंबा चौड़ा है और सब एक ही में है, तो ये चीज़ तो उस समय ना हो पाती अगर लोगों ने इनकी बात को मान लिया होता। ठीक है ना, तो वही बात ये कह रहे हैं कि जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे, जब हम अपनी मीटिंग करेंगे तो हम देशी रियासतों को भी बुलाएंगे, अपनी बात रखेंगे और सामने वाले की भी बात को सुनेंगे। लेकिन अगर कोई हमारी बात से असहमत होता है तो वो जहाँ पे है अपनी पूर्व स्थिति में बना रहेगा। ठीक है, और या फिर वे पूर्ण स्वतंत्र रह सकते हैं। पाकिस्तान की मांग के लिए इस व्यवस्था के तहत गुंजाइश बनी। अब देखो, अभी तक सिर्फ सुगबुगाहट थी कि हमको पाकिस्तान बनाना है, लेकिन अब जब इन्होंने यह शर्त रख दी कि इसमें भारतीय संघ में जिसको शामिल होना हो वो हो, ना होना हो तो कोई बात नहीं, तो इसी बात को लेकर के पाकिस्तान ने कह दिया कि हमको एक अलग राज्य चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से उसकी जो है क्या कहते हैं, उसका अंकुरण जो है अब जो है पौधे में बदलना शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये कह रहा है कि संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों, अब देखो भाई, अब इन्होंने कह दिया कि अल्पसंख्यकों के हितों जैसे सुरक्षा, आश्वासन, प्रतिनिधित्व व विकास आदि को लेकर के एक समझौता भी होगा कि अगर कोई माइनॉरिटीज हैं तो उनके विकास के लिए हम अलग से भी एक समझौता या क्या कहते हैं एक मसौदा तैयार करेंगे। ठीक है, लेकिन इन सब के पीछे आप समझ पा रहे हैं कि इन सब के पीछे क्या मंशा हो सकती है। उनका मंशा यही था कि भारत जो इतना बड़ा देश है इसको हम कई सारे पार्ट में तोड़ दें। तो पहले जब एक बार हम इसको कई पार्ट में तोड़ लेंगे, फिर दोबारा अगर हम चाहेंगे तो इस पर हमला करके इसको जीत लेंगे। ठीक है, मतलब ये एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम देश को आज़ाद करना चाहते हैं, लेकिन हमारी ये शर्तें हैं, जो मानना चाहे वो हमारे देश में मतलब भारत में शामिल हो जाए, अदरवाइज वो वहीं पर रहे। समझ रहे हैं, तो ये सब बातें थी। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। इसमें कह रहा है कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास रहेगा। अब देखिए, कह रहा है कि भारत का एक संघ बना रहे हैं, लेकिन इसमें जो रक्षा मंत्रालय होगा वो ब्रिटिश के हाथों में होगा। बाकी जो इसके समस्याएं हैं उसके लिए हम भारतीय जो वर्ग हैं उनको सम्मिलित करेंगे।
और छठी बात ये कहते हैं कि अंततः क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई। तो क्या जो भारतीय नेता थे वो भी आपकी मंशा को समझ रहे थे कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप पहले ये चाहेंगे कि भारत के कई सारे पार्ट में उसको डिवाइड कर दें, उसके बाद कुछ पार्टों को जोड़ करके एक अपना उनको उनका उनका जो देश है वो आज़ाद कर दें, और उसके बाद जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको वो खुद से जीत करके फिर से अपने राज्य में वो मिला लें अंग्रेज। ठीक है, तो ये बात जो है हमारे जो देश के नेता थे वो भाप ले गए। तो इस प्रकार से जो उनकी बातचीत थी वो क्या हो गई, असफल हो गई, है ना। क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेट, ये देखो, पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेट, संविधान सभा में रियासतों के शासकों द्वारा नामांकित लोगों की मौजूदगी तथा भारत में संभावित विभाजन पर कड़ी आपत्ति थी। अब देखिए, इससे विभाजन की बात क्या हो रही थी, पुष्ट हो रही थी। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए जो है उनकी जो बातचीत थी या जो उनका प्रस्ताव था वह विफल हो गया। अब एक बार तो क्रिप्स साहब आए और अपनी बात रखे कि भाई हम आपको आज़ाद करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि अभी तो विश्व युद्ध चल रहा है और जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही हम आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए कि आपके जो सैनिक हैं वो हमारी साइड से चल करके वहाँ पे युद्ध लड़ें, है ना। एक सेकंड रुक जाओ। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जब क्रिप्स मिशन से बात नहीं बनती है तब जो इंग्लैंड की सरकार है वह एक बनाती है कैबिनेट मिशन, और यह जो है 1946 में भारत भेजने की बात कही जाती है। इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं कि भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत को में भेजा। इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, अभी जब उन्होंने क्रिप्स भेजा था तो उसमें सिर्फ एक आदमी आया था, इसकी अब की बार उन्होंने 3 लोगों को भेजा कि सर अब आप जाके बातचीत करिए, है ना, आने दीजिए। और अच्छा, इसकी इसकी क्या क्या मुख्य बातें थी वह भी जान लेते हैं, है ना। पहला तो ये था कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिला करके एक भारतीय संघ का गठन किया जाए। अब देखिए, अभी तक इन्होंने क्या कहा कि जिसको आना हो आए, जिसको जाना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब भारतीयों ने इसका विरोध किया तो अब की बार जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई और वहाँ भेजी, तब उन्होंने कहा, किसने, अंग्रेजों ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं कि पिछली बार हमसे गलती हो गई, अब की बार हम जो भारतीय संघ बनाएंगे उसमें जो ब्रिटिश भारत और जो देशी रियासतें हैं उन दोनों को हम क्या करेंगे, एक में मर्ज करके भारत का गठन करेंगे। ठीक। दूसरी बात वो कहते हैं कि विदेश, रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होंगे और संघ को इसके लिए धन एकत्र करने का अधिकार होगा। ठीक। और तीसरी बात यह है कि संघ की अपनी विधायिका कार्यपालिका होगी। ठीक, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब देखिए उनकी नई चाल क्या हो रही है। उन्होंने कहा, अब देखो हुआ क्या था कि कुछ ऐसी भी रियासतें थीं जो जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाई थी, तो ये और कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जिस पर उनका पूरा आधिपत्य था अंग्रेजों का। तो इन्होंने कहा कि अब जो ब्रिटिश भारत था वो और प्लस जो आपकी देशी रियासतें हैं, इन दोनों को मर्ज करके दोनों को जोड़ करके हम एक भारत का निर्माण करेंगे, और उसके बाद जो हमारा संघ बनेगा उस संघ में जो है जो ब्रिटिश भारत है और जो देशी रियासत, इनके जो प्रतिनिधि हैं, ये दोनों लोग मिल करके भारत पर अपना शासन चलाएंगे। मतलब देखिए, किसी भी तरीके से बात बन जाए, ये वो काम कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि जिसको आना हो आए, ना आना हो मत आए। उसके बाद जब बात नहीं बनी तब उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब हम दोनों भाई मिल के काम करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जो है भारतीयों के साथ काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय उनसे भी आगे थे, नहीं हम आपकी एक को बातें नहीं मानेंगे, जब तक हमको पूर्ण आज़ादी नहीं मिल जाती है हम आपकी किसी भी बात को नहीं मान सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात भी थी। तो इस प्रकार से जो आपका कैबिनेट मिशन 1946 था वो बात हो जाती है। अब जब यहाँ भी उनकी बात नहीं बनती है तब बनाते हैं वो एक और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्रिप्स बनाए, नहीं बात बनी। साइमन कमीशन बनाए, नहीं बात बनी। उसके बाद फिर आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आइए अब हम लोग देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, है ना। इसमें क्या क्या हुआ था, चलो। इसमें जो है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत का विभाजन की बात कही।
देखिए, जब पिछली बार क्रिप्स साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि जिसको भारतीय संघ में शामिल होना है वो शामिल हो जाए और जिसको अलग रहना है वो अलग रहे। तो इस पर जो है मुस्लिम लीग की ने जो है पाकिस्तान को अलग रखने की बात कही थी और वहाँ पर वो बहुत खुश थे। लेकिन इस बार जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया, तब इसमें इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश भारत है और जो देसी रियासतें हैं, इन दोनों को हम एक साथ मिला करके भारत बनाएंगे। अब इस पर जो है मुस्लिम लीग को आपत्ति हो गई, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कहा था पिछली बार ऐसे नहीं ऐसे, अब की बार ऐसे नहीं ऐसे कह रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, भारत से विभाजन की बात के लिए मुस्लिम लीग जो है अड़ गया। अब क्या होता है, पॉइंट नंबर 2 कि 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर यह स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखिए, इन्होंने फिर अपनी बात को थोड़ा सा अपडेट करके घुमा करके कह दिया कि इस बार जो है हम जब अपना कानून बनाएं, जो 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट कर दिया कि 1946 में गठित संविधान सभा में हम जब कोई संविधान बनाएंगे, तो अगर वह किसी को अच्छा नहीं लगता है या कोई उससे सहमत नहीं है, तो वह उसको अस्वीकार कर दें। ठीक है। और फिर जो है उन्होंने कहा कि उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसको माउंटबेटन योजना कहा गया। ये उनसे भी आगे निकले कि ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपको अलग ही होना है तो हम इस पर एक नया कानून बना देते हैं। और उस कानून का नाम क्या दिया गया, माउंटबेटन योजना बना कहा गया। और चौथी बात यह है कि इसे कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हो हल्ला ना करिए, मारपीट ना करिए, शांति से इस प्रस्ताव को मान लेते हैं और भारत अलग हो जाएगा और पाकिस्तान अलग राज्य बन जाएगा, अगर आपको बहुत समस्या है तो। ठीक है। तो इस पर जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों लोग सहमत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना करके उसको लागू कर दिया गया। ठीक। अब देखिए इसमें क्या क्या इसकी विशेषताएं रही हैं, थोड़ा उसको भी जान लेते हैं। चलिए भाई, 1947, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1947। इसमें देखो, जो सबसे पहली बात है कि इसने भारत में ब्रिटिश राज्य को समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। ठीक है। अब देखो इसमें इन्होंने कहा कि भारत क्या है, संप्रभु राष्ट्र है, बहुत स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है। ठीक है, कि 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। दूसरा ये कि इसने भारत का विभाजन करके 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। अब इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि जो असल में हुआ क्या था, उस समय जो पूरा वर्ल्ड था, ठीक है, ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में आ रहा था। ठीक है। अब उसके बाद जब इन्होंने भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहें तो इसमें वो रहें, अदरवाइज वो इससे निकल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन जो इनका डोमिनियन नहीं था, मतलब पूरे वर्ल्ड पे इनका साम्राज्य था उस समय, लगभग पूरे देश पे, पूरे संसार पे, तो वो चाहते थे कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारे साथ इसमें संघ में जुड़े रहिए, और ना इच्छा तो आप साथ छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। तीसरी बात ये कि वायसराय पद समाप्त करके दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। मतलब ब्रिटेन से ही किसी एक आदमी को यहाँ पे जो है गवर्नर जनरल बनाना था, यहाँ पर भी, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। ठीक है। इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। मतलब यहाँ पर हम एक आदमी को जो है गवर्नर जनरल बना करके छोड़ देंगे और उस पर हम कोई नियंत्रण अपना नहीं रखेंगे। वो अपने हिसाब से जैसे चाहे यहाँ की संविधान सभा को बनाए, यहाँ का संविधान बनाए और देश को आगे बढ़ाए। ठीक है। चौथी बात ये कि नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। अब देखिए, इन्होंने कहा कि जो हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसी के माध्यम से देश हमारा जो है चलाया जाएगा। कब तक, जब तक भारत में कोई नया संविधान लागू नहीं हो जाता है। ठीक है। बात करते हैं 5वें पॉइंट की। इसमें कहा जा रहा है कि भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाती है। अभी तक एक पद था भारत सचिव का, कल ही आपको बताए थे। अब उन्होंने कहा कि उस पद को हटा करके हम राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति कर रहे हैं। और जो छठी बात है कि देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया गया।
देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया गया। उसको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। अब देखिए, जो हमारा भारत था, ठीक है, आज जो हमारी भारत है ये वाला, तब ऐसा तो था नहीं, ठीक है। अब इसके जो छोटी छोटी देशी रियासतें थी, इनके लिए फिर कहा गया कि भाई देखो, अब हमने एक बना दिया पाकिस्तान और एक बना दिया भारत। अब इसके बाद भी अगर कुछ ऐसी रियासतें हैं जो यहाँ जाना चाहें तो यहाँ चले जाएं भारत में, और जिसको पाकिस्तान में सम्मिलित होना है वो वहाँ सम्मिलित हो जाएं, ठीक है। आप इसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। और सातवीं बात यह है कि इसने दोनों राज्यों को संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति भी दी। अब अंग्रेजों ने फिर कहा कि अब देखो, हमने पाकिस्तान और भारत दो बना दिए। अब भारत और पाकिस्तान ये दोनों जिस भी देश के संविधान को अपनाना चाहें उस देश के संविधान को अपना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यह भी शक्ति दी कि किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। अब देखिए, हम आपको इतनी शक्ति दे रहे हैं कि अगर अभी तक जो भी हमने आपके लिए, आपके देश के लिए कानून बनाए हैं, अगर आपको इसको समाप्त भी करना तो आप इसको समाप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। अगर आप चाहें तो जो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम था 1947, इसको भी समाप्त कर सकते हैं। तो इतनी सारी शक्तियाँ इन्होंने मजबूरी में आकर के दी थी। और पॉइंट नंबर 8 कह रहा है कि इसने शाही उपाधि भारत का सम्राट इस शब्द को ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और पॉइंट नंबर 9 कह रहा है कि इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें भी सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। तो इस प्रकार से इतनी जो आपके पॉइंट थे ये किसमें थे, भारत शासन अधिनियम 1947 के, ठीक। इतनी बात हो गई। अब थोड़ी सी बात और है, एक छोटा सा पॉइंट है कि एक बाल्कन प्लान है जिसको हम डिक्की बर्ड प्लान भी के नाम से भी जानते हैं और इस्मा प्लान के भी नाम से जानते हैं, और इसका जो वर्ष है वो है 1947। इसमें देखो, जो पहला पॉइंट है कि माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्की बर्ड प्लान तैयार किया था। नंबर 2, यह योजना सर हेस्टिंग्स इस्मा, सर जॉर्ज एथल एबन एवं लॉर्ड माउंटबेटन की एक समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख सर हेस्टिंग्स इस्मा ने प्रस्तुत की थी, इसलिए इसे इस्मा योजना भी कहते हैं। और चौथी बात है कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा को भड़काएगी। अब देखिए, ये जो दो पार्ट हुए थे भारत और पाकिस्तान का, इसी के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो है इस बात को कहते हैं कि आपका जो प्लान था, ठीक है, वह जो है इस हिंसा को बढ़ाएगा। अब इसके साथ साथ जो आपकी छोटी छोटी रियासतें थी वह भी क्या हो गई, अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गए। अब हर कोई ये चाहेगा कि हम इसको अपने मिला लें और ये हम इसको अपने मिला लें, तो इस भावना से क्या होगा, संघर्ष और भी बढ़ेगा। अतः इस योजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत अस्वीकार कर दिया। अतः यह योजना बाल्कन प्लान के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपकी जो 1947 की रही। तो इस प्रकार से जो भारत की संविधान की जो संवैधानिक विकास की यात्रा थी वो हमने आज आपको कंप्लीट की। इसके बाद ऊपर जितने भी हमने पॉइंट पढ़े हैं उस पॉइंट में से बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर 16 पॉइंट में करके रख दिया है, ठीक है। तो वही जो बातें ऊपर लिखी गई उसी का जो शॉर्टकट यहाँ जो संक्षेप में हमने लिख दिया है, ठीक है। तो उसी को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा ना कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 74 में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं एलिजा इम्फे साहब। 1909 में पार्लियामेंट सुधार के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही जाती है, आपको पता ही है। 1919 में, ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन की बात कही गई, ये भी हमने आपको बता दिया था। 1919 में अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही जा रही है। लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जा रहा है। अब देखिए, वही सारी पॉइंट्स को हमने वन लाइनर कर दिया है ना।
पॉइंट नंबर 6 करते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक का नाम क्या है? लियोनेस कर्टिस, है ना। और 26 में सिविल सेवकों की बात होती है, और इसका जो आयोग है वो क्या नाम उसका? ली आयोग के सिफारिश पर जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। 27 में होता यह है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट और 28 की नेहरू रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, और 1935 अधिनियम द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था बनाई जाती है, और 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की जाती है। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन नए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, और जो उनका कार्यकाल था वो था 15 अगस्त 1947 से लेकर के 21 जून 1948 तक। और फिर जो है माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी दिलवाई थी। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारत डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और लास्ट पॉइंट ये था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे, और इनका जो कार्यकाल था वो था 21 जून से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट किया भारत का संवैधानिक विकास। और इसके अंतर्गत हमने दो बातें पढ़ी। एक तो पढ़ी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी पारित अधिनियम थे उसको, और दूसरा जो है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो पारित अधिनियम थे उसको। 1773 से लेकर के 1858 यहाँ पर, और 1858 से लेकर के 1947 तक यहाँ तक। तो ये हमारा इस प्रकार से चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम जो है संविधान के बनने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। ठीक है, तो जो संविधान का निर्माण है उसको हम कल नए चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास पूरी होती है। ठीक है, तो ठीक है, फिर धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में।